हमारे यहाँ पे जैसे ग्रोसरी में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो हाउस होल्ड में हम मटेरियल यूज करते हैं, खास तौर से ग्रोसरी, उसके अंदर वेट बहुत होता है और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डिलीवरी इज अ बिग इशू, हम्म लॉजिस्टिक्स इज अ बिग इशू। सो डू यू थिंक क्या हम्म। ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम इसके अंदर कामयाब हो सकता है? देखो, हाउस होल्ड इसमें उतना कामयाब नहीं होगा जितना बाकी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वो ज्यादा इसमें कामयाब है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो कई बार उसके ऊपर लॉजिस्टिक, उसके ऊपर डिलीवरी कॉस्ट इतनी बड़ी पड़ जाएगी कि वो वायबिलिटी उसके अंदर खत्म हो जाएगी। सेकंड आ जाता है कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी लाइफ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं है। जी। मतलब जिसको जिसको हम मतलब अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे चॉकलेट्स हो गए, अब चॉकलेट्स के लिए या कुछ इस तरह की आइटम्स हैं जिसको वो टेम्परेचर चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो वो भी नहीं हो पाएंगे। इसमें ड्राई फूड, मतलब कोई ड्राई फूड है, वो हो जाएगा इसके अंदर। वो थोड़ा एक्सपेंसिव जी। होना चाहिए। So, इसके अंदर वही प्रोडक्ट्स चल सकते हैं जो एक्सपेंसिव है। ग्रोसरी का इसके बिल्कुल ठीक अंदर है। एक अच्छा फ्यूचर नहीं है। जैसे कि आपने देखा ग्रोसरी, है, आप वर्ल्ड देखो वाइड ग्रो बिजनेस करते हैं। हम्म, जी सॉरी, मैं आपको बीच में कट कर रहा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई माय बात नहीं। क्वेश्चन इज दिस कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपने देखा है बाहर ऑनलाइन बिजनेस का, इन अब्रॉड सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते हैं कंपैरेटिवली। इंडिया वहाँ ज्यादा है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। हम्म। सो इज दिस पॉसिबल कि वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आ जाए? क्या वहां पे भी ग्रोसरी इसी तरीके से नेग्लिजेंसी में है या फिर बहुत कम है? क्या वहां पे भी अफोर्डेबल नहीं है ग्रोसरी की डिलीवरी? देखो मेरा ख्याल है, देखो मैं अमेरिका भी रहा हूँ और दुबई में तो मैं रहता ही हूँ। तो ग्रोसरी के लिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप बड़े जो स्टोर हैं, जैसे अमेरिका के अंदर वॉलमार्ट हो गया या काफी ग्रोसरी स्टोर है, कि वहां पर चूज हो जाए, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आपको नजर आ जाते हैं। और सेकंड नंबर में दुबई में भी अभी जैसे मेरे घर के अंदर भी जो ग्रोसरी है वो ऑनलाइन पे नहीं बाय हो रही, वो जाके बाय हो रही है। तो जी जी। ग्रोसरी के लिए, क्योंकि ग्रोसरी जो शॉप्स हैं वो तकरीबन किसी भी कम्युनिटी के अंदर नजदीक में ही होती हैं। जी ये देखो, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर दो चीजें इसके अंदर है। हमारे यहाँ पर जो जो छोटी छोटी शॉप्स हैं हमारे घरों के आसपास ही होती हैं। तो आदमी कई बार फोन के ऊपर, कई बार किसी को अपने अगर कोई सर्वेंट है उसको भेज के वो चीजें मंगा लेता है। तो क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी है, मुझे लगता है कि जिन प्रोडक्टों की अवेलेबिलिटी थोड़ी मुश्किल से होती है, जो निश प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन, मतलब काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, उसके लिए ऑनलाइन बेटर सोल्यूशन है। उसके लिए ऑनलाइन बेटर सोल्यूशन है। जैसे हम लोग देख रहे हाँ, हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर लोग जा रहे हैं, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना इजी है। बट बिल्कुल ठीक है। जो जिन प्रोडक्ट्स के अंदर मार्जिन नहीं है उनके अंदर उसको कर पाना बड़ा ही चैलेंजिंग सा है। हाँ, उसके ऊपर ये इट इज डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कई प्रोडक्ट के ऊपर ये चैलेंजिंग है। जी। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इन कमिंग टाइम कि हम लॉजिस्टिक्स का जो आज इतना महंगा चार्ज है, कोई उसका ऐसा नेटवर्क बन जाए जिससे ये लॉजिस्टिक्स के जो चार्जेस हैं, लॉजिस्टिक्स का जो एक्सपेंसेस है, ये कम हो सकता है आने वाले टाइम में? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? देखो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रही है। जैसे आपने आइडिया होगा कि इस समय जी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। जी। अभी कुछ चीजों की डिलीवरी बाई एयर होती है, कि बाई एयर अगर मुंबई से कोई भी चीज हमने लुधियाना भेजनी है, अगर बाई एयर ट्रेवल करती है तो वो दिल्ली से होके यहाँ पहुंच जाती है। पर अगर बाय ट्रक ट्रेवल करना है तो 6 से 7 दिन का उसमें लगता है। पर जो इंडिया का प्रोजेक्ट बन रहा है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, उससे ये होगा कि जो ये ट्रेवल टाइम है, मैं लुधियाना का एग्जांपल ले रही हूँ या दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पर ये डिलीवरी 16 घंटे में, 18 घंटे में पोर्ट टू पोर्ट हो जाएगी। तो जो ओके। लॉजिस्टिक और ये सस्ती भी होगी। जी और आज के समय के अंदर ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको हैंडल कर रहा है, इसने अमेजन, फ्लिपकार्ट के साथ, मतलब अमेजन
और वॉलमार्ट के साथ इसने कोलैबोरेट कर लिया है कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो इनकी डिलीवरी उसके थ्रू होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ए कॉस्ट एफिशिएंट होता जाएगा ये मॉडल। जी जी जी। अभी मतलब ये डिपेंड, मैंने एक ये डिपेंड करे। जी 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 सर। हाँ 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 जी, बोले बोले। एक चैलेंज बहुत देखा है मेरे मैंने बहुत ऐसे आईआईटीएंस को भी देखा है जिन्होंने न्यू स्टार्टअप शुरू किए और वो कुछ दिन 2 3 4 महीने बाद बंद हो गए। उनका मेजर कारण वाज दिस हाँ हाँ कि उन्होंने जो असॉर्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट वाज दिस कि वो जनरल जो बिकने वाली चीजें हैं, जो घरों में ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, उन्हीं को चूज किया, उन्हीं को अपने प्लेटफॉर्म पे डाला। लेकिन जब लॉजिस्टिक्स को वो फेस नहीं कर पाए तो वो कहीं ना कहीं बंद हो गए। सो ऐसे में इतने यू सारे राइट। स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बंद होते जा रहे हैं। उन जो नए स्टार्टअप्स बच्चे लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते जा रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस दिखने में तो बड़ा कॉस्मेटिक लगता है, लेकिन जब हम करते हैं तो उसमें वो वाइबिलिटी नहीं आ पाती है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। देखो बी देखो होता क्या है कि अब ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है ना, ये एक बड़ा क्राउडेड हो गया है, और उसमें जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास स्केल ऑफ इकोनॉमी है। जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अब इसमें जैसे जियो का प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। उनके पास स्केल ऑफ इकोनॉमी है और उनके पास पैसा बर्न करने के लिए काफी कुछ है, डीप पॉकेट्स में वो बैठे हुए हैं। अभी जैसे जियो मार्ट का अपने आपको आइडिया होगा कि गूगल ने अभी $7 बिलियन की उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और टोटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ के आसपास की, 150 लाख करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो ये छोटे स्टार्टअप को इतना नहीं मिलने वाला, और वो जिस माइंडसेट से आ रहे हैं वहां पर छोटा स्टार्टअप काम नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस फील्ड के अंदर नए स्टार्टअप के लिए ज्यादा लुक्रेटिव नहीं रहा। नए स्टार्टअप को किसी और फील्ड में ढूंढना पड़ेगा। इस फील्ड में तीन, वॉलमार्ट हो गया, अमेजन है और जियो मार्ट है, मतलब ये तीन ही काम करेंगे मेरे ख्याल के अंदर। इसके अंदर फंड्स का होना बहुत जरूरी है एक स्टार्टअप्स के लिए सरवाइव करना। अभी आज की डेट में तो मुश्किल सा ही लग रहा है। नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो दो प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कस्टमर को जोड़ना है, सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने फैक्ट्रीज को जोड़ना है, क्योंकि मतलब जहां से प्रोडक्ट आना है, या आपने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना है, या फैक्ट्रीज को जोड़ना है। अब ये दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो पहले आज का प्लेटफॉर्म बनाना मुश्किल काम नहीं है, एप्लीकेशन बनाना मुश्किल काम नहीं है। वो तो आप 4 लाख से लेकर 20 लाख के अंदर एप्लीकेशन आप बना लोगे। पर इस जी दोनों पार्टों को, इस प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ना इज ए टफेस्ट जॉब। अगर जुड़ भी जाए, फिर स्केल ऑफ इकोनॉमी के ऊपर ही आप काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक को उसके अंदर जोड़ना है तो उसमें बहुत पैसा चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा कि ये तीन प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे कोई और टिक पाएगा आप। जी। एक और बड़ा इशू है जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, ऑनलाइन शॉपिंग में उसका बिलीफ भी कम है, उसका विश्वास बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, ज्यादातर नंबर्स ऑफ कस्टमर्स ऐसे ही हैं जो विश्वास नहीं रखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। सो डू यू थिंक दैट आफ्टर कोविड ये कुछ चीजें, ये माइंडसेट कुछ चेंज हुआ है जो आगे जाकर के और बढ़ेगा लोगों में? हाँ देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये एक्चुअली में ये चैलेंजिंग तो है। जैसे ये ग्रो कर रहा है ना, उसके अंदर इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई वेंडर्स, मतलब कई वेंडर ऐसे आ गए हैं वो घरों में बैठ के ही मतलब काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास ट्राइपॉड पड़ा हुआ है, ये ट्राइपॉड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जी मैंने ऑनलाइन से बाय किया, ठीक है। ये मुझे ऐसे ही मिला। मैंने इसके साथ 3 और डिलीवरी ली। वो मैंने देखी, वो सारी उसने उसने सेट जो मुझे स्पेसिफिकेशन थी उसके अलावा कुछ और उठा के भेज दिया। तो खैर मैंने उसको वापस कर दिया। तो ये चैलेंज है। फिर मैंने क्या किया, ये जब मैंने तो इसकी फोटो देखी थी, फोटो में दिखने में कुछ और था, मिला मुझे कुछ और। फिर मैंने यही चीजें आइटम जाके जो एक स्पेशल शॉप है लुधियाना में, वहां से मैंने बाय की, और मुझे वहां पर कई वैरायटी भी मिल गई, और मुझे गारंटी भी मिल गई उसकी, और मैंने अपनी आंखों से देख के उसको बाय किया कि मेरी जरूरत कौन सी है। जी तो कई बार आप ऑनलाइन के ऊपर गेस नहीं कर सकते। फोटो में चीज अच्छी लगती है, रियल में जब चीज आती है वो चीज अच्छी नहीं होती। नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है, कई बार कई ऐसी आइटम्स हैं जो आपको देर से मिलती हैं।
वो आपके आसपास आपको आपको जल्दी मिल जाती हैं। तो जी इंडिया में अभी भी हमारे पास ना जो टाइम है, हमारे पास जो टाइम की लिबर्टी हमारे पास है, ये लिबर्टी अमेरिका और बाकी कंट्रियों में नहीं मिल पाती। आदमी कैलकुलेट करता है कि अगर मैं मार्केट में जाऊं, अगर मैं उसकी बजाय अगर मैं काम कर लूं तो $20 $30 या मैं $200 उसमें कमा लूंगा। तो वहां पर कैलकुलेशन इस हिसाब से चलती है। हमारे जी आसपास क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे पास फ्री टाइम काफी है, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अलग अलग हिसाब से चलती है। पर नो डाउट बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर फॉल कर रहे हैं अभी भी। जी। एक सबसे बड़ा सोचने वाली जो एक सब्जेक्ट है हमारा, इंडिया के अंदर वी आर हैविंग मोर देन 65% ऑफ पॉपुलेशन इज देयर इन द रूरल एरियाज। हाँ जी, रूरल हाँ जी। एरिया में एक तो कंप्यूटर सेवी भी अभी उतनी ज्यादा नहीं है, दूसरा वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग फियरिंग भी है, और वहाँ पे डिलीवरी, वहाँ के जो पिन कोड्स हैं, वहाँ का जो हाईली इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे डिलीवरी करना भी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल है। सो व्हाट डू यू थिंक, वहाँ उस 65 to 70% पॉपुलेशन का कितना पार्ट ऑनलाइन बिजनेस ले पाएगा? देखो ऐसा कि जैसे इस फील्ड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और बड़े ग्रुप आ गए हैं, जैसे जैसे वॉलमार्ट वगैरह या जियो मार्ट वगैरह आ गए हैं, तो मेरे ख्याल के ऊपर ये, जैसे मैं जियो की स्पेशल बात करूंगा, रिलायंस ग्रुप की बात करूंगा, तो ये बैक एंड में इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है। जी तो बैक एंड के ऊपर जैसे अभी क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, पहले क्या होता था, जो इनके हब होते थे वो बड़े सिटीज में होते थे, अब छोटे छोटे सिटीज के अंदर इन्होंने वेयर हाउसिंग का प्लान कर दिया है। तो जी उससे काफी काफी प्रोडक्ट नजदीक पहुंच गए हैं और गांव गांव में इनकी डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। पर मैं तब भी बोलूंगा इसमें ये सेक्टर वाइज चलेगा। कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ सेक्टर इसमें कुछ प्रोडक्ट इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जी और ये भी है कि कुछ कैटेगरीज नई नई कैटेगरीज बन जाएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई ऐसे प्रोडक्ट मैंने देखे हैं कि आपको रेगुलर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं मिलते, वो ऑनलाइन में आपको दिख जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट, जी जो नए प्रोडक्ट हैं, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अभी बना नहीं होता। ऑनलाइन में क्या है कि आपने वो फोटो की फोटो क्लिक की और डाल दिया उसको उठा के, और नए प्रोडक्ट बहुत बहुत जल्दी ही उसमें हो जाते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कई कई महीने लग जाते हैं उसको नीचे तक लेके आने के लिए। तो ये मैं इसको मिक्स मैक्स, इसमें चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है साथ में। जी। कहीं अगर हम देखें तो कुछ केसेस के अंदर कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो एक या दो ही प्रोडक्ट जिन्होंने घर में बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें खास तौर से मैंने देखा है ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर घरों में लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको अच्छा सा फोटो शूट करा करके दे आर पुटिंग दिस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहां उनका कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जैसे अमेजोन और बहुत सारे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पे रख करके वो इंटीरियर से भी अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पा रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग गुड मनी ऑल्सो। हाँ देखो ऐसा है कि अगर आप लो बजट में स्टार्ट करते हो एप्लीकेशन के साथ, और अगर आप कस्टमर को अक्वायर कर लेते हो, और इसमें सिर्फ स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर आदमी काम कर सकता है। मतलब इसमें जैसे आपने बोला कि अगर ज्वेलरी का काम कर रहे हो तो ज्वेलरी के ऊपर काम करें, या एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जो कैटेगरी अमेजन या इन चीजों में ढूंढनी मुश्किल हो जाए, तो निश में जाके ये कैटेगरी चल सकती हैं। पर मेरे ख्याल के अंदर जब ये कैटेगरी बड़ी होगी, तो या तो इसको ये बड़े जेंट्स बाय कर लेंगे या उस कैटेगरी के अंदर घुस जाएंगे। ये चैलेंज रहेगा। सो आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को इसको इसको प्रोत्साहित करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस को? गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन होनी चाहिए, जैसे जियांट्स आ रहे हैं, दे आर कैप्चरिंग ऑल ओवर द मार्केट, जो स्टार्टअप्स हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं किसी भी बिजनेस को, या कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से बाउंस बैक होकर के बंद हो जा रहा है बिजनेस, तो उसमें गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन रहनी चाहिए? देखो अगर मैं सोशल पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो ऑनलाइन बिजनेस काफी मतलब इसको अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर देता है। कि होता क्या है कि इसमें मतलब जैसे शॉप्स हैं उनकी सेलें कम हो जाएंगी, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, अगर ये बहुत बड़े स्केल पे बढ़ गया तो उनका बिजनेस खतरे में आ सकता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट पर सभी के लिए फेयर ग्राउंड है,
तो गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जो मेरा अपना व्यू है, इट्स माय ओन व्यू, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लोग स्टार्टअप में जा सकते हैं। अभी बहुत सारा पड़ा हुआ काम, जी मतलब ऑनलाइन मार्केट के ऊपर जाने की बजाय बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस हैं जिसके ऊपर जाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो बड़े ग्रुप आ गए हैं, उनके पास इतना बड़ा पैसा है, वो खुद ही आगे बढ़ रहे हैं इसमें। इस ऑनलाइन मार्केट बिजनेस प्रमोशन में गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के आ रही है। गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रोत्साहित कर भी रही है, कुछ फंड्स भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे एनबीएफसीज हैं वो भी फंड इसके लिए दे रही है। बट कहीं ना कहीं जो चीज क्लैश कर रही है, एक तरफ तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि अगर आप ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा कोविड के समय में सामान खरीदते हैं तो यू विल बी सेफ कंपैरेटिवली, यू आर गोइंग ऑफलाइन एंड यू आर मेकिंग अ शॉपिंग। लेकिन अब कोई छोटा बिजनेसमैन अगर उभर ही नहीं पाएगा और नया बिजनेस नहीं कर पाएगा तो इसको हम किस तरीके से देख पाएंगे, इस उभरते बिजनेस को? देखो, नो डाउट ये बिजनेस तो आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी जो मार्केट साइज है वो बड़ा है। हमारा जो मार्केट साइज है वो बिलियंस में है, और अभी जो इन्होंने मेगा ट्रिलियंस में होगा। अभी तीनों ग्रुप ने जो कवर किया है वो उसका मेरा 2-4% ही है, मतलब 1 या 2% ही होगा। वो जितना वो गेन तो करेंगे जाके, तो इसमें चांसेस तो है ही हैं। पर मैं अभी भी बोलता हूं, मेरे ख्याल के अंदर जो छोटे प्लेयर हैं उनके लिए टफ है, बहुत टफ है जी। मतलब B2C के अंदर वो टफ है जी, B2C के अंदर टफ है। एक क्वेश्चन जो राहुल जी के लिए मैंने लिया था, बिकॉज ही वाज मेजरली इनटू द B2B बिजनेस, बट वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं आप इससे उसको पूछना चाह रहा हूँ कि B2B में हम लोग इसको करते भी आ रहे हैं और अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। B2B में हमें लॉजिस्टिक्स के भी चैलेंजेस नहीं है। B2B के अंदर हम बड़े लॉट्स भेजते हैं और B2B के अंदर हम ऑनलाइन बिजनेस से बड़ा इजीली इंटरनेशनल मार्केट भी कर सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक B2B बिजनेस के अंदर इसका क्या फ्यूचर है? तो B2B के ऊपर तो मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैं भी काम कर रहा हूँ। मतलब मैं उसी की एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हम पूरी फैक्ट्रीज को इंपोर्टर के साथ जोड़ रहे हैं, एक इकोसिस्टम रेडी कर रहे हैं। पर B2B सिस्टम के ऊपर चैलेंज ये आता है कि ये इट्स आल्सो एक्सपेंसिव थिंग। B2B के अंदर मतलब जो मार्केट प्लेस है ना, इट शुड बी हाइब्रिड होना पड़ेगा। वो टोटल मैं मतलब हाइब्रिड ऐसे बोलता हूं कि जैसे लोग अपने घरों में बैठ के सीधा बेच रहे हैं, वो B2C में कर सकते हैं, क्योंकि B2C के अंदर जो टिकट साइज है बहुत छोटा है। B2B के अंदर टिकट साइज बढ़ जाता है, तो लोगों को उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है, उसको मतलब प्राइस नेगोशिएट भी करना होता है। तो लोग चाहते हैं कि 1-to-1 डिस्कशन भी हो जाए। तो जो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, ये हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, ताकि ये मॉडल ऑनलाइन भी हो जाए पर उसको वो सर्विस भी मिल जाए जी। क्योंकि B2B के अंदर ना सैंपलिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आदमी हर एक बंदा सैंपल को देखना चाहता है, कि फर्स्ट सैंपल को देखना चाहता है। तो मैं तभी बोलूं कि मतलब इसको हाइब्रिड होना पड़ेगा, तो तभी ये सक्सेसफुल होगा। इफ वी थिंक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज के अंदर जहां B2B ऑनलाइन काफी चलता है, काफी लोग B2B ऑनलाइन के थ्रू करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो इंडिया में भी उन कंट्रीज के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। So, वहाँ किस तरीके से कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन बिजनेस? वहाँ किस तरीके के पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के वो इस बिजनेस को इजी बना पा रहे हैं, जो हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो, B2B के ऊपर B2B के अंदर इंडिया में जैसे इंडिया मार्ट कर रहा है, वो B2B के ऊपर है जी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एग्जांपल आज के समय में है, और वही एग्जांपल सबसे बड़ा है, वो है अलीबाबा B2B में कर रहा है। पर अलीबाबा को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो चाइना बेस्ड प्रोडक्ट बहुत उसके अंदर है, क्योंकि चाइना इज कंसीडर एज ए फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो चीज चाहिए वो चाइना में मिल रही है। ठीक है, तो अलीबाबा ने उन प्रोडक्टों को बाहर पहुंचाने में, चाइनीज प्रोडक्ट को बाहर पहुंचाने में बहुत बड़ी हेल्प की है।
इससे उन्होंने एक तो कम्युनिकेशन बैरियर को खत्म कर दिया, क्योंकि चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरे कंट्रियों में। तो अलीबाबा का ग्रोथ मॉडल बी2बी के ऊपर ही है। पर अभी भी मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर स्कोप है, अच्छा स्कोप है, अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम किया जाए। उसमें और मैं भी काम कर रहा हूं। जी। सो आप कैसे जो छोटा एक न्यू स्टार्टअप रखना चाह रहा है, उनको किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं कि वो बी2बी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कम बजट से, और उसको कैसे वो आगे ले जा करके धीरे धीरे बढ़ा करके बेहतर बना पाएंगे? क्या देखो, कम एक बजट से भी स्टार्टअप कर सकता है ऑनलाइन बिजनेस बी2बी के अंदर? देखो, किसी ने भी इसके ऊपर आना है, बी2बी के ऊपर आना है, तो वो बड़े बजट में ही आ पाएगा। कम बजट में से पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बी2बी के अंदर आपने जब किसी फैक्ट्री से बात करनी है, तो अगर आपके पास रेपुटेशन नहीं है या अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो फैक्ट्री वाला अक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहला बात तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें कस्टमर है वो भी बी2बी के अंदर है, वो भी सॉलिड है। जी। उसको भी एक्वायर करने के लिए आपको सॉलिड होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है कि दोनों दोनों केस बी2सी के अंदर ऐसा है कि एक बंदा सॉलिड है, एक बंदा कंज्यूमर है, टिकट साइज कम है। पर बी2बी के अंदर ही जो टिकट साइज बढ़ जाएगा, टिकट साइज बढ़ने के अंदर उसमें क्वालिटी पैरामीटर क्या होने चाहिए, लॉजिस्टिक कैसे प्लान करना है, नेगोशिएशन कैसे होनी है, सैंपलिंग कैसे होनी है, उसमें कई इश्यूज हैं। उस इश्यू को हैंडल करने के लिए जो आपको एल्गोरिदम रेडी करना है, वो इट्स एक्सपेंसिव एल्गोरिदम। तो वो कम बजट वाला काम नहीं है। और उसके अंदर जो प्रोफेशनल आपने एंगेज करने हैं, वो आपको क्योंकि इसके अंदर ना स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर जो जो टेक्निकली साउंड लोग हैं वही काम कर देते हैं, मतलब जो आईटी स्टूडेंट है वही प्लेटफॉर्म रेडी कर देते हैं। पर इस केस के अंदर जो प्रोफेशनल्स आपको हायर करने पड़ेंगे, मार्केट से लेने पड़ेंगे, और उनको हाइब्रिड, मतलब उनको आईटी के साथ मिक्सअप करना पड़ेगा, जो इसकी जरूरत है। जी। उसके अंदर आईटी का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई थर्ड पार्टी पे बेसिस रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस आने की पूरी संभावना है। देखो इसमें प्रोफेशनल, जो उस प्रोडक्ट के प्रोफेशनल और आईटी की मैरिज होनी, बहुत अच्छे तरीके से मैरिज होनी बहुत अच्छी जरूरत है। कि बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर ना सिर्फ जो आईटी तो मेरी काफी दुबई में भी काफी लोगों से इस बारे में डिस्कशन हुई। उनको भी ये लगता था कि यार ये आईटी प्लेटफॉर्म है, सारा आईटी के ऊपर ही बी2बी चल सकता है। मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं, मैं इंपोर्ट भी करता हूं और मेरे पास फैक्ट्री भी है। मैं दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं, और दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर जब तक बंदे इन्वॉल्व ना हो, प्रोफेशनल और आईटी इन्वॉल्व हो, ये अच्छा नहीं चल पाएगा। जी।